पंजाब के बोगा में फाइटर जेट MiG-21 हुआ क्रैश। हादसे में पायलट की मौत। लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद शव बरामद। देश में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले। अकेले महाराष्ट्र में 2000 के पार मामले, गुजरात में 900 तो राजस्थान में 700 नए ब्लैक फंगस के केस। दिल्ली में ब्लैक फंगस पर सीएम केजरीवाल ने बुलाई बैठक। इलाज के लिए LNJP, राजीव गांधी और GTB अस्पताल में बनाए जाएंगे सेंटर। पंजाब के सीएम ने ब्लैक फंगस घोषित की महामारी। ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट के तहत किया नोटिफाई। अस्पतालों में मिलेंगी तमाम जरूरी दवाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका NB न्यूज में और मैं हूं इस बुलेटिन के साथ जुबैर खान। पंजाब के मोगा में देर रात 1 बजे के करीब फाइटर जेट MiG-21 क्रैश हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के चलते पायलट अभिनव ने राजस्थान के सूरतगढ़ से MiG-21 से उड़ान भरी थी, जिसके बाद यह विमान क्रैश हो गया। जानकारी यह भी है कि पायलट अभिनव की इस हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के दौरान पायलट अभिनव ने MiG-21 से राजस्थान के सूरतगढ़ से हलवारा के लिए उड़ान भरी थी। इसी दौरान रास्ते में बाघापुराना के पास उनका फाइटर जेट क्रैश हो गया और इस हादसे में पायलट अभिनव की मौत की खबर सामने आई है। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर वायुसेना की एक टीम भेजी गई। काफी खोजने के बाद भी अभिनव का पता नहीं चल सका। सूत्रों के मुताबिक काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद अभिनव का शव अब बरामद कर लिया गया है। वायुसेना के अधिकारियों ने हादसे की वजह की जांच के आदेश जारी किए हैं। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि आखिर हादसे के पीछे वजह क्या रही। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब के मोगा में आज फाइटर जेट MiG-21 क्रैश हुआ। क्रैश के बाद में पायलट अभिनव चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये एक दुख भरी कहानी, दिल को दहला देने वाली कहानी, और न केवल डिफेंस को, न केवल इंडियन एयरफोर्स को, बल्कि देश की जो शक्ति है उसको भी एक नुकसान हुआ है एक तरह से। जिस तरह से ये MiG-21 क्रैश हुआ है पंजाब के मोगा में, उसे देखते हुए आज सुबह की ये खबर थी, जिसे देखकर, जिसे जानकर, जिसे सुनकर सबको काफ़ी बुरा लगा। पायलट अभिनव चौधरी की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पायलट अभिनव के घर में मातम पसर गया। देश के तमाम बड़े राजनेताओं ने इस जेट MiG-21 पर गहरा शोक जताया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सूरज मुत्तल मोगा से हमारे साथ फोनलाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं। सूरज, बताइए कि जिस तरह से MiG-21 क्रैश हुआ है, अब हालात कैसे हैं? क्या पायलट अभिनव का जो शव बरामद किया गया है उसके बाद से कोई आधिकारिक बयान आया है क्या? देखो, अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया, क्योंकि देर रात जो 11:30 के बाद ये हादसा हुआ है मोगा के गांव लंगियाना और 2 लंगियाना गांव हैं, उनको दोनों के बीच की उनकी हद पर ये जो MiG गिरा है, और काफी बड़ा एक गड्ढा भी वहां पे बन गया था जब MiG गिरने से। और मैं यही बताऊं, ये जो पायलट था इस MiG का, उसने अपनी जान बचाने के लिए कुछ ही सेकंड पहले, उसमें से कहते हैं सूत्र से पता चला है, उसने छलांग भी लगा दी, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचा ना पाया और ये जहाज जो है, ये MiG है जो क्रैश हो गया और वहां पे सीधा धरती पे जाके जाता था। और गांव वालों की बात सुने तो उनके मुताबिक जो उन्हें जब इतना बड़ा एक धमाका हुआ तो उन्होंने शायद यही समझा कि ट्रांसफार्मर है, जो कोई ट्रांसफार्मर फट गया है। वो भागे भागे कुछ गांव वाले जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जो है MiG जो है वो गिरा पड़ा है और उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। काफी बड़ा एक गड्ढा भी खुद गया उसके गिरने से, उसमें जो है धस गया है। और काफी उन्होंने उसी वक्त जो है इसकी सूचना जो प्रशासन को भी दी, प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही 1 घंटे तक 1.5 घंटे के बाद आर्मी के जो है नौजवान वो भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने चारों तरफ जो है घेराबंदी कर दी। और इस वक्त भी जो है 9 बज चुके हैं और आर्मी वालों ने घेराबंदी कर रखी है
1 किलोमीटर तक किसी को भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन हालांकि वहां पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी एसएसपी मोगा रात को ही मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अभी कोई भी इसके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सूरज, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अभिनव चौधरी जो पायलट थे इस विमान में, उनके अलावा भी क्या कोई और भी पायलट मौजूद था विमान में, या कोई और भी शख्स मौजूद था उस वक्त जब ये हादसा हुआ? अभी तक तो जो जानकारी निकल के सामने आ रही है तो यही आ रही है, अभी तक वो वहां उसमें अभिनव चौधरी ही मौजूद थे, जो पायलट थे उसको चला रहे थे। अभी ये नहीं साफ हो रहा कि उसमें कोई और उनके साथी कोई मौजूद था या नहीं था, क्योंकि कोई भी अधिकारी वहां पे, चाहे पुलिस का हो चाहे आर्मी का हो, वो जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर पता चला है जब रात को मौके पर ही सेना के जवान पहुंच गए तो एम्बुलेंस द्वारा उन्होंने अभिनव चौधरी को जो वहां से तुरंत वहां से ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कोई भी इसकी पुष्टि करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि किसी मीडिया वाले को, किसी गांव वालों को, किसी को भी वहां पे जाने की अनुमति नहीं है। उनके आने से पहले जो भी वीडियो वहां पे बनी है, उससे पहले की बनी है, जो वायरल हुई है, जो हमारे एएनपी न्यूज चैनल पे भी प्रकाशित हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी जानकारी नहीं दे रहा। सूरज मित्तल जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के सिरसा में ब्लैक फंगस की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बाद फंगल इन्फेक्शन के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सिरसा के सिविल सर्जन मनीष बंसल ने कहा कि हमने फंगस संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए अस्पतालों से छुट्टी देने वाले कोविड रोगियों की ईएनटी जांच के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। वहीं पीजीआईएमएस रोहतक में ब्लैक फंगस के 41 मरीज भर्ती है। पीजीआईएमएस रोहतक की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया ने बताया कि कैंसर और मधुमेह के रोगियों में ब्लैक फंगस होने की संभावना ज्यादा होती है। ये आंख, नाक और मुंह के जरिए फैलता है। पंजाब के अमृतसर में सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने कहा कि ब्लैक फंगस के 17 मामले सामने आए हैं, जो 5-6 अस्पतालों में दर्ज किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि हम रोजाना अस्पतालों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि मामलों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की कमी जल्द दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के भीतर मौजूदा 6 फार्मा कंपनियों के अलावा 5 और दवा कंपनियों को भारत में इसके उत्पादन के लिए ड्रग अप्रूवल मिल चुका है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, तो वहीं अब ब्लैक फंगस ने भी लोगों को अपने जद में लेना शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस की वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। पहले कोविड-19 का तांडव, फिर ब्लैक फंगस का कहर और अब बिहार में व्हाइट फंगस संक्रमण के मामले मिलने से देश भर में कोहराम मचा हुआ है। पीएमसीएच बिहार के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसएन सिंह के मुताबिक व्हाइट फंगस के 4 केस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये फेफड़ों के साथ नाखून, त्वचा, किडनी, मस्तिष्क, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह को प्रभावित कर सकता है। चिकित्सकों ने लोगों को इससे बचने की सलाह दी है ताकि देश को एक और महामारी के चंगुल से बचाया जा सके। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है, तो वहीं दिल्ली में ब्लैक फंगस के लिए लोकनायक, जीटीपी और राजीव गांधी जैसे बड़े अस्पतालों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसे लेकर लोकनायक अस्पताल के एमडी ने बताया कि हमने ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। म्यूकरमाइकोसिस के केस बढ़ रहे हैं, ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं और उसके लिए लोकनायक, जीटीबी और राजीव गांधी 3 जो बड़े अस्पताल हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इनके जो केसेस हैं उनको आप अलग से देखिए, उनका सर्विलेंस कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए और जो भी सर्जरी की आवश्यकता है तो वो उसके लिए पूरी तैयारी कीजिए। तो अभी हमने जो वार्ड हैं वो बना दिए हैं और जो डॉक्टरों का जो पैनल है, टीम है, उसका गठन कर दिया है जो इस बीमारी के लिए अलग से म्यूकरमाइसिस के जो केसेस हैं उनको ट्रीट करेंगे। इसमें एक चेस्ट फिजिशियन है, एक ईएनटी सर्जन है, एक आई सर्जन है और एक फिजिशियन है। तो ये सब लोग इसका इलाज करेंगे और इसके साथ साथ जो दवाई है उसकी भी समुचित व्यवस्था हमने लोकनायक में की है। एम्फोटेरिसिन जो इंजेक्शन है
वो यहाँ से हमने जो भी डिमांड आगे के लिए प्रोजेक्ट किए वो हमने सरकार को दिया। अभी आज हमारे पास 12 पेशेंट्स हैं और सारे के सारे पेशेंट्स को हम एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन दे रहे हैं। 12 में से 6 पेशेंट को डायबिटीज है, उनका ब्लड शुगर 400 से लेकर 600 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ज्यादातर हमने देखा कि उन्हीं लोगों को ये ब्लैक फंगस हो रहा है जिसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है या जिन्होंने स्टीरॉयड का लंबे टाइम तक दुरुपयोग किया है, ओवरडोज ली है। ज्यादातर पेशेंट हमारे पास वो आ रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या छोटे डॉक्टरों से इलाज करा रहे थे और वो 20 दिन 25 दिन एक महीना स्टीरॉयड खाते रहे क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, तो उन्होंने स्टीरॉयड ज्यादा लिए। तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ, साइड इफेक्ट ये हुआ कि कोरोना तो ठीक हो गया, नेगेटिव हो गया, पर वो दूसरी बीमारी को जन्म दे दिया जो ब्लैक फंगस है यानी कि म्यूकरमाइकोसिस है। उसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन हो गई, जैसे किसी का तो आंख में ब्लैक फंगस आ गया, किसी के नाक में आ गया, किसी के फेफड़े में चला गया, और वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या ये कहिए कि काफी घातक बीमारी है ये, जिसका इलाज बड़ा लंबा है। आपको 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन आपको लेने पड़ते हैं और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हरियाणा के फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कोरोना टेस्ट अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज बल्लभगढ़ नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह के नेतृत्व में बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में तमाम दुकानदार और आढ़तियों का मंडी में प्रवेश करने से पहले कोरोना टेस्टिंग की गई। बढ़ते कोरोना के मामलों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना टेस्टिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी दुकानदार, सब्जी बेचने वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। बल्लभगढ़ का और ये कोविड-19 का यहाँ कैंप जारी है, टेस्टिंग जारी है और हमेशा की तरह कभी भी कोई भी महामारी में अगर उसके लिए करना है तो इनको जरूर छांटना पड़ेगा। जो कोई पॉजिटिव है उसको आइसोलेशन में डालना जरूरी है और इन सब चीजों को मद्देनजर महामारी को देखते हुए कोविड-19 का आज टेस्टिंग यहाँ जारी है सुबह 4 बजे से। और यह सब्जी मंडी में जो भी बंदा सब्जी लेके जाएगा वो टेस्ट जरूर कराए, जिससे कि जगह जगह के छोटे छोटे गांवों से यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और कोई ऐसा ना हो कि कोरोना को फैला जाए। और इन महामारी को देखते हुए आज हमने कोविड-19 टेस्टिंग कैंप का बहुत भीड़ पड़ रही थी कोरोना महामारी के चलते हुए ना। डॉक्टर सीएमओ है अपने, क्या नाम है यहाँ पे, मान सिंह जी, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ लाके हमें पूरा टेंट वो लगाया है कैंप। उसमें कम से कम हजारों टेस्ट हुए, उसमें एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है और बाकी की रिपोर्टें ठीक। दूसरी लहर ने देश भर में इस तरह कोहराम मचाया हुआ है कि हर राज्य और जिलों में त्राहिमाम मचा हुआ है। अगर बात करें हरियाणा के फरीदाबाद की, तो यहां भी कोरोना वायरस ने 25 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस औद्योगिक जिले में तबाही मचाई हुई है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 6 गुना ज्यादा मौत हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की पीक में पिछले 3 महीनों में 1207 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 777 फरीदाबाद के और 219 लोग दिल्ली, एनसीआर और यूपी के जिलों के बताए जा रहे हैं। जनवरी 21 से लेकर के अभी तक जो हमने दाह संस्कार कराया है उसमें मरने वालों की संख्या जो है 1200 से ऊपर है। और पिछली साल जो बहुत कम डेथ थी, लेकिन इस बार जो बहुत ज़्यादा है, इस बार जो है बहुत ज़्यादा है। और इस बार तो इतना बॉडी आई कि दाह संस्कारों में दाह संस्कार कराने के लिए जो शेड थे वो भी कम पड़ गए और जब ज़्यादा बॉडी आई तो उनको। हरियाणा में यमुनानगर के एंटी नारकोटिक्स स्टाफ ने पानीपत के रहने वाले एक युवक से 150 ग्राम स्मैक बरामद किया है। स्टाफ का दावा है कि अब तक की सबसे बड़ी खेप स्मैक की उन्होंने पकड़ी है। आपको बता दें कि इससे पहले स्टाफ के हाथ महज 5 से 7 ग्राम स्मैक ही लग रही थी और वो भी पुड़िया में सप्लाई के लिए लाई जाती थी। लेकिन इस बार पुलिस के हाथ एक बड़ा गुर्गा लगा है, लेकिन जिसके तार यमुनानगर से जुड़े हुए हैं। अब उसका भी पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। बता दें कि स्टाफ के हाथ लगाए स्मैक तस्कर अप्रैल माह में ही जेल से जमानत पर रिहा हुआ था और तब पुलिस ने इसके पास से महज 6 से 7 ग्राम स्मैक को बरामद किया था। लेकिन अब पुलिस ने
इसके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक बरामद की और अब इससे और बड़े खुलासों का भी दावा किया जा रहा है। कल जावेद नाम का एक लड़का है जो हमारी टीम ने मुख्य गिरफ्तार कर पकड़ा था, जो मौके पर ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाया गया और उसके कब्जे से 150 ग्राम जो आज तक की यमुनानगर की सबसे बड़ी खेप है वो पकड़ी गई है और उसको गिरफ्तार कर दिया हमारी टीम ने। जो प्राथमिक पूछताछ पर अभी पता लगा है कि इसके तहत थोड़े यूपी से जुड़े हैं। बाकी पूछताछ की जा रही है अभी कहाँ से लाता था और कहाँ बेचता था। इसके अलावा अभी पूछताछ के बाद ही हम चैन बनाकर सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, अभी तक हम लास्ट तक जाएंगे और इसमें अभी लॉकडाउन में जो भी बेच रहे हैं अभी महंगे तौर पर बेच रहे हैं। अभी जो होता है कि वो 4 से 5 हज़ार ग्राम बेचता है, जो 4 ग्राम के साथ इसकी कीमत 6 लाख। अभी वक्त हुआ है फिलहाल एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा में कोरोना वायरस का संक्रमण जारी है, लेकिन नए मरीजों की तुलना में करीब दोगुने लोग ठीक हो रहे हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन भी जोर शोर से जारी है। राज्य में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अब लोग टीकाकरण को खूब तवज्जो दे रहे हैं। प्रदेश में 50 लाख लोगों ने टीकाकरण करवाया है। बुधवार को 49,000 से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण करवाया। एक दिन में करीब 70,000 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई। प्रदेश में 6,800 नए मरीज मिले हैं। 11,821 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 153 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं प्रदेश में नए संक्रमितों की तुलना में करीब दोगुने लोगों के ठीक होने से रिकवरी रेट लगातार बेहतर हुआ है। संक्रमण की दर 8.50% और मृत्यु दर 0.99% है। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 3,34,801 लोगों की जांच की जा रही है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बम फूटने का खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तैयारी किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। गांव में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आने पर प्रशासन गंभीर हो गया है। गांव में स्कूलों और बैंक्वेट हॉल्स में आइसोलेशन सेंटर बनाने शुरू हुए हैं। जहां बैंक्वेट हॉल्स में इन दिनों शादियों की शहनाई बजती थी, बारातियों को भोजन करवाया जाता था, वहां आज न केवल सन्नाटा पसरा हुआ है बल्कि कोरोना के मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने भी शुरू हुए हैं। यहां संक्रमित लोगों को आइसोलेट कर परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए काम किया जा रहा है। मंडला जिले के घुघरी में कोविड-19 वैक्सीन 100 लोगों को लगी, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 100 लोगों का पंजीकरण एक दिन पहले ही हो चुका था, जिसमें सबसे ज्यादा जागरूक युवा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघरी में, जहां 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें सबसे पहले 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाकर इस काम का शुभारंभ किया गया और वैक्सीन लगवाकर लोगों ने जनता को जागरूक करने के संदेश भी दिए। वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और आप दूसरे लोगों से भी रफा है कि आप भी वैक्सीन दूर से 140 किलोमीटर की दूरी से आए हैं
मैं आकर वैक्सीन लगा रहे हैं तो कृपा है कि आप भी लगवाएं। यह सुरक्षित है कि साक्षी साहू है, मैं 25 साल की हूँ। आज मैंने कोरोना की वैक्सीन लगाई है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लगाएं। हम सबको मिलके कोरोना को हराना है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं आप सब लोग भी, और अपन सब मिलके लगवाएंगे वैक्सीन, तभी हमारा इंडिया सुरक्षित रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग भी लगवाने की लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि ये जो अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में ना देते हुए अपने सरकार का भी सहयोग करें। बोलते हैं कि सरकार का आप ध्यान नहीं देते हो, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बट आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके वैक्सीनेशन कराएं। आज मैं अपने तीनों भाइयों के साथ, विकास, आकाश, नवीन के साथ मिलके यहाँ पे आज मैंने वैक्सीनेशन करवाया है, जिससे मुझे बहुत। और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो महाराष्ट्र से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है, जहां पर कमांडोज और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ये मुठभेड़ चल रही है, और अब खबर ऐसी आई है कि कमांडोज ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। कोटामी के जंगलों में C-60 फोर्स की कार्रवाई हुई है। हालांकि खबर यह भी है कि अभी और नक्सली यहां पर आसपास ही कहीं छुपे हुए हैं, जिनका तलाशी अभियान लगातार जारी है। इलाके में कमांडो फोर्स का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गोंदिया रेंज के आईजी ने इस ऑपरेशन की पुष्टि भी की हुई है। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से सामने आई है, जहां पर कमांडोज और नक्सलियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। हालांकि कमांडोज को कामयाबी ये मिली है कि अब तक 8 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। कोटामी के जंगलों में C-60 फोर्स की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 8 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि अभी कुछ और नक्सली वहीं आसपास छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और इस वक्त ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी, बताइए फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? जी जुबेर, आपको बता दें कि पुलिस की जो टीम है, नक्सल विरोधी जो पथक है, वो इलाके में चारों तरफ से फैल चुकी है। लगातार जो है रुक रुक करके इन लोगों के बीच फायरिंग हो रही थी, जिसे लेकर के और भी जो पुलिस की टीम है वहां पर बुलाई गई है। हालांकि इससे पहले जो गढ़चिरौली में जो मुठभेड़ हुए थे, उसमें जो बागीपंथी जो कि नक्सली थे, उनको जो है कि खबर थी, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन ये जो खबर आ रही है, इसमें 5 से 7 ऐसे लोग हैं जो आसपास में छुपे हुए हैं, और उनका जो है ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी जुबेर, मैं ये भी जानना चाहूंगा मुरारी जी आपसे कि जिस तरह से 8 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आई है, और जानकारी ये भी सामने आई है कि कुछ और नक्सली वहीं कहीं आसपास छिपे हुए हैं, क्या कोई और जानकारी मिल पाई है क्या अभी तक? देखिए जुबेर, आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं उनका कहना था कि जो नक्सल विरोधी पथक पुलिस की टीम थी, वो गश्त के दरमियान जो है उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, और उन्हें खबर भी थी, और यही वजह से गश्त की जो है 3 टीमें वहां पर पहुंची थी। उस दरमियान जब सामने से गोलीबारी हुई, उसमें 7 से 8 जो है नक्सलवादी जो है वो ढेर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह आपका इस ताजा जानकारी देने के लिए। तोकते तूफान कम दबाव के क्षेत्र में बदलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है। इसके असर से ग्वालियर में लगातार तीसरे दिन सुबह से झमाझम बारिश हुई। इस बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बारिश की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है पंखे की हवा एसी जैसा एहसास दे रही है। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में हल्के से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। हालांकि 21 मई को आसमान साफ हो जाएगा। मई का महीना भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। इन दिनों पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और लू का भी प्रभाव रहता है, लेकिन इस बार बारिश ने लोगों को मई की गर्मी का एहसास नहीं होने दिया। पहले पश्चिमी विक्षोभों ने शहर को तपने नहीं दिया, अब तोकते तूफान ने मौसम का मिजाज बदल दिया। 17 मई से शहर में रुक रुक कर बारिश जारी है। मानसून जैसी झड़ी लगी हुई है। लोगों को सूरज के भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं।
वहीं गुरुवार को सुबह न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 3.3 सेल्सियस कम रहा। 3.4 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज की गई। आपदा प्रबंधन समिति की तहसील स्तरीय बैठक के बाद क्षेत्र को मिली 2 एम्बुलेंस को लोकार्पित करने के लिए आज वन मंत्री विजय शाह पुरानी एम्बुलेंस देख भड़क गए। उन्होंने फीता काटने से इनकार करते हुए नई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान एक एम्बुलेंस चालू नहीं होने पर मंत्री शाह ने खुद धक्का लगाकर उसे रवाना किया। दरअसल बुधवार को हरसूद में आयोजित बैठक में क्षेत्रीय विधायक और वन मंत्री शाह पहुंचे थे। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि सीएम साहब ने हरसूद क्षेत्र के लिए 2 अतिरिक्त सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस स्वीकृत की है। इनसे क्षेत्र के मरीजों को रेफर करने में आसानी होगी। लेकिन बैठक के बाद जब मंत्री एम्बुलेंस को लोकार्पित करने के लिए सभागृह से बाहर आए तो वहां 2 पुरानी कंडम एम्बुलेंस देख सीएमएचओ डॉक्टर डीएस चौहान को फटकारते हुए पुरानी एम्बुलेंस भेजने पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान कलेक्टर अनिल द्विवेदी, एसडीएम डॉक्टर परीक्षित झाड़े समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सिद्धार्थनगर के इटावा विधानसभा से विधायक और प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी की। कोरोना काल में अपने क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इटावा तहसील में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए। इन 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के अलावा इटावा की सीएचसी में आ जाने से यहां के कोविड और अन्य सांस से ग्रसित मरीजों को इलाज में काफी सुविधा मिलेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सीएचसी इटावा में उपलब्ध कराने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि जब से कोरोना का दूसरा फेज शुरू हुआ है तभी से योगी सरकार मरीजों को हर मुमकिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सरकार की कोशिश है कि गांव से लेकर शहर तक किसी भी मरीज को ऑक्सीजन या अन्य दवाओं की कमी न होने पाए। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुझे मिले हैं, ये एक तरह से यहाँ के कोविड मरीजों के लिए संजीवनी के काम करेगी। जो मरीज प्रारंभिक स्टेज पर होते हैं उनको अगर शुरुआत में ही ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए तो वो गंभीर अवस्था में नहीं आते, जो कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अत्यंत जरूरी और बहुत ही लाभदायक रहेगा और इस तरह हमारे मरीज गंभीर नहीं होंगे। कोरोना की दूसरी लहर आई थी पूरे देश में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की अहम और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।